एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। क्या होता है, कैसा होता है, अभी बताते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये गियर आपको दिया गया है और इसके साथ मैशिंग में एक और गियर है, कुछ इस तरीके से। एक और गियर आपको दिया गया है, कुछ ऐसा। आई थिंक अभी ठीक है। बेसिकली इसके ऊपर यहाँ पर एक आर्म लगाई गई है। तो ये आपका गियर नंबर 1 है, ये आपका गियर नंबर 2 है और ये गियर नंबर 3 है। इस गियर के अंदर स्पेशली आपको दिखाई दे रहा होगा गियर नंबर 1 एंड गियर नंबर 2, इन दोनों के बीच में इंटरनल मैशिंग है। इंटरनल मैशिंग। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें गियर नंबर 2 एंड गियर नंबर 3, इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपको एक्सटर्नल मैशिंग दिखाई दे रही है। सो इंटरनल मैशिंग एंड एक्सटर्नल मैशिंग दोनों की दोनों आपको बेसिकली इस गियर ट्रेन के अंदर दिखाई दे रही है। जब दोनों मैशिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि अगर मैं दो गियर्स के बीच में ये जो दो गियर्स आप देख पा रहे हैं, गियर नंबर 1 और सिमिलरली इसी तरीके से गियर नंबर 2, इसी तरीके से गियर नंबर 2, ये दो गियर्स के बीच में अगर आप देखें एक्सटर्नल मैशिंग जो आपको दिखाई दे रही है, जिसके अंदर गियर नंबर 1 अगर आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज घूम रहा है, गियर नंबर 2 को अगर आप देख रहे हैं तो बेटा ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। गियर नंबर 1 क्लॉकवाइज घूम रहा है और गियर नंबर 2 जो है वो आपका काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। सो ऐसे में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इनके बीच में जो रिलेशन अभी तक आप लिखते आ रहे थे वो था N1 डिवाइड बाय N2 इक्वल्स टू T2 डिवाइड बाय T1। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे गियर नंबर, मान लीजिए दो गियर्स आपको कुछ ऐसे दिए गए हो, जैसे ये गियर नंबर 1 हो गया और इसी तरीके से ये आपके पास में गियर नंबर 2। सो इन दोनों गियर्स के बीच में अगर आप देखें गियर नंबर 1 एंड गियर नंबर 2, सो आप देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। सो ऐसे में अगर आप देखेंगे यहाँ पर N1 बाय N2 इक्वल्स टू T2 बाय T1। इसके लिए भी ये रिजल्ट होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पहला केस जो है उसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहला केस हमारे पास में एक्सटर्नल मैशिंग का, एक्सटर्नल मैशिंग का। दूसरा केस जो हमें दिखाई दे रहा है वो कैसा है, वो है सर इंटरनल मैशिंग का। सो ये आपके पास में एक है एक्सटर्नल मैशिंग और ये आपके पास में है इंटरनल मैशिंग। अगर आप देखिए यहाँ पर तो जो रिजल्ट है वो दोनों के लिए बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। तो इस बात को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा कि जो गिवन रिजल्ट है वो एक्सटर्नल मैशिंग के लिए है या जो गिवन रिजल्ट है वो इंटरनल मैशिंग के लिए है। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है आपको साइन कन्वेंशन। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस कंसीडर करते हैं। कैसे कंसीडर करते हैं, आप यहाँ पर क्लॉकवाइज को लेते हैं पॉजिटिव, आप यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज को लेते हैं नेगेटिव। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव लिया जाए या काउंटर क्लॉकवाइज को ही नेगेटिव लिया जाए। आप चाहें तो यहाँ पर क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले सकते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब आप ये साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पहला गियर है एक्सटर्नल मैशिंग में वो क्लॉकवाइज रोटेशन रख रहा है,
तो बेसिकली इसकी जो स्पीड है वहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा। जो दूसरा गियर है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन रख रहा है, तो इसकी जो स्पीड है उसके साथ एक पॉजिटिव साइन आएगा। तो जब भी आप एक्सटर्नल मैशिंग की बात करेंगे ओवरऑल वहाँ पर आपको एक नेगेटिव साइन जरूर दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का। जब भी आप बात करेंगे इंटरनल मैशिंग की तो यहाँ या फिर तो कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव साइन, सॉरी कोई भी नेगेटिव साइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर जब आप एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में आ गए हैं तो दोनों पॉइंट को बिल्कुल डिस्टिंक्ट कर दिया गया है, दोनों पॉइंट बिल्कुल डिस्टिंक्ट कर दिया गया है कि अगर दो गियर्स के बीच में रिलेशन लिखा जा रहा है और इस रिलेशन में कोई नेगेटिव साइन यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब ये रिलेशन एक एक्सटर्नल मैशिंग के लिए है। अगर दोनों गियर्स के बीच में कोई भी नेगेटिव साइन यूज नहीं किया जा रहा है, पॉजिटिव साइन यूज किया जा रहा है, तो ये इस बात को बता रहा है कि दोनों के लिए ये इस बात को बता रहा है कि दोनों गियर्स जो है वो इंटरनल मैशिंग में होने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं वो है कि ये जो अरेंजमेंट आपने देखा है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का, इसका अगर मैं एक और साइड व्यू आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो देखिए ये कैसा आपको दिखाई देगा। ये बेसिकली एक एक्सिस लिया है आपने रेफरेंस के लिए। ये आपके पास में पहला गियर, गियर नंबर 1, और इसके ऊपर ये गियर नंबर 2। बेसिकली यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में गियर नंबर 3। ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है जिसको मैंने आपको दोनों व्यू यहाँ पर आपको मैंने आपको दिखा दिए ताकि आपको पता रहे। जो आर्म लगी होती है बेटा वो यहाँ पर लगी होती है ऐसे। कुछ इस तरीके का ये अरेंजमेंट होता है। सो अगर आप देखें यहाँ पर तो ये गियर नंबर 1 है, ये गियर नंबर 2 है, ये आपका गियर नंबर 3 है। बोला जा रहा है इसको बोला जा रहा है इसलिए। तो अरेंजमेंट मेरे ख्याल से आपको बड़े अच्छे से अब समझ में आ गया होगा किस तरीके के अरेंजमेंट की बात की जा रही है। गियर नंबर 3 इधर भी रहेगा इसका पार्ट। ये देखिए ये हमने इसको कंप्लीट कर दिया। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। सो अरेंजमेंट आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता किसी किसी भी तरह की कोई समस्या रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो देखिएगा ध्यान से। इसके अंदर जो इनपुट दिया जाता है बेटा, वो इनपुट जो इनपुट दिया जाएगा बेसिकली वो इनपुट दिया जाता है या तो गियर नंबर 1 को। तो जब 1 के पास में रोटेशन आएगा तो 1 की वजह से वो मोशन चला जाएगा 2 नंबर के अंदर, और 2 नंबर से वो मोशन चला जाएगा बेटा आर्म के अंदर और 3 नंबर के अंदर। तो जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा यहाँ से, जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आर्म एंड गियर नंबर 3 में जो हमें देखने तो जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा जरा ध्यान से। आर्म को इनपुट दिया, 2 नंबर घूमेगा तो 1 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर, इनके पास में क्या आएगा, आउटपुट आ सकता है। तो आर्म के पास में अगर आप आर्म को इनपुट देते हैं आउटपुट आपको मिलेगा वो 1 नंबर 3। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो ये है यहाँ पर जब एक इनपुट दिया जाता है तो आपको 2 आउटपुट मिल रहे हैं। जब 2 आउटपुट मिल रहे हैं तो इस तरह की जो मैकेनिज्म होती है उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 2। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो ये है कि सर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की
डिस्टेंस जो है उसको बोला जाएगा रेडियस ऑफ एक नंबर। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको बोला जा रहा है ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ R2। ओवरऑल बेटा अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे बोला जाएगा रेडियस ऑफ तीन नंबर, उसे बोला जाएगा रेडियस ऑफ तीन नंबर। तो आपके पास एक और बड़ा प्यारा और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ जाता है, विच इज रेडियस ऑफ तीन नंबर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ एक नंबर प्लस टू टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ दो नंबर, टू टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ दो नंबर। ऐसे में अगर आप देखें यहाँ पर तो आप बोल सकते हैं कि सर इस केस के अंदर एक नंबर और दो नंबर मैशिंग में है। अगर एक नंबर और दो नंबर मैशिंग में है तो उनका जो मॉड्यूल है वो सेम होगा। दो नंबर और तीन नंबर मैशिंग में है, दो नंबर और तीन नंबर मैशिंग में है तो उनका मॉड्यूल भी सेम होगा। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इन तीनों का मॉड्यूल सेम है। इन तीनों का मॉड्यूल सेम है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं R3 का मतलब है M T3/2 इक्वल्स टू M T1/2 प्लस टू टाइम्स ऑफ M T2/2। सो M/2 कैंसिल आउट हो गया, ये बन जाएगा T3 इक्वल्स टू T1 प्लस टू टाइम्स ऑफ T2। ये आपके पास में एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ जाता है एपिसाइक्लिक ईयर के लिए। ये आपके पास में एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ जाता है बेटा एपिसाइक्लिक ईयर के लिए। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को?
कुछ कनेक्टिविटी इशू की वजह से एक बार सभी स्टूडेंट्स बता दीजिए यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं। ओके, सो देखिए मेन पॉइंट इज कि सर यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी प्रॉब्लम से। अगर मैं बात करूँ बेसिकली एक बेसिक क्वेश्चन से अगर मैं शुरुआत करूँ यहाँ पर, सो देखिए जब भी आपके पास में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए ये एक गियर आपके पास में अवेलेबल है, इसी तरीके का एक और गियर आपके पास में यहाँ पर भी अवेलेबल है, ये आपके पास में एक आर्म इसके ऊपर लगी हुई है, ये 1 नंबर गियर, ये 2 नंबर गियर और इसे बोला जा रहा है आर्म। 1 नंबर को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। जस्ट एक ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है। सो क्या बोल रहा है ये, इन दिस gear train, in this gear train, gear 1 is fixed, arm makes 5 revolutions, then the number of revolutions made by gear 2 are, देखिए बेटा यहाँ पर आपको दिया गया है नंबर ऑफ टीथ ऑन एक नंबर इज 10, नंबर ऑफ टीथ ऑन 2 नंबर इज 20। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है सर? जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो ऐसे कंडीशन में आप लिखेंगे यहाँ पर मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा आपके पास में मेथड नंबर 1 में। देखिए आपको एक छोटा सा टेबल बनाना होता है बेटा। टेबल कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर आर्म, उसके बाद में आप लिखेंगे गियर नंबर 1, फिर लिखेंगे आप गियर नंबर 2। यहाँ पर सबसे पहले आर्म की स्पीड 0 मानना है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद में गियर नंबर 1 को एक स्पीड देनी है +x। अब गियर नंबर 2 की स्पीड कैसे पता चलेगी, 1 और 2 के बीच में आप रिलेशन यूज करेंगे। रिलेशन इज n1 बाय n2 इक्वल्स टू T2 by T1, just because of both gears are in external machine, so mention negative sign. Now N1 is X, N2 we have to find, T2 is 20 and T1 is 10. So after simplification N2 equals to minus X by 2. So put here minus X by 2. Now provide a plus y speed to R. So gear 1, speed of gear 1 will be x plus y, speed of gear 2 will be x by 2 plus y. Now read the question once again carefully. क्या बोला गया है, गियर नंबर 1 इज फिक्स्ड। सो गियर नंबर 1 की स्पीड आपको ये कंसीडर करनी है, ध्यान रखना है। मतलब आप कंप्लीट अब इस रो से रिलेटेड चर्चा करेंगे। ये रो सिर्फ और सिर्फ टेबल फॉर्म करने के लिए यूज की गई थी, अब इसकी बात नहीं होगी, सिर्फ इसकी बात होगी। सो गियर नंबर 1 फिक्स्ड है तो आप बोल सकते हैं x प्लस वाई की वैल्यू है 0। आगे बढ़ते हैं। आर्म मेक्स 5 रिवोल्यूशन, जो आर्म है वो 5 रिवोल्यूशन कर रहा है, तो y जो है वो आर्म की स्पीड है, तो y की जगह 5 पुट कर दो इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू बेटा -5। माइनस साइन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 रिवोल्यूशन कुछ नहीं बोला गया है, तो आप ऐसा मान के चल रहे हैं कि 5 रिवोल्यूशन पॉजिटिव है। यहाँ माइनस साइन आ रहा था, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में ये 5 रिवोल्यूशन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन है।
अब हमें यही नहीं पता ये 5 रिवॉल्यूशन किस डायरेक्शन में है, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये -5 किस डायरेक्शन में, बस इतना पता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर मैं बात करूँ स्पीड ऑफ गियर नंबर 2, तो ये यूज नहीं करना है बेटा, ध्यान रखना है, ये यूज करना है -x/2 + y माइनस -5/2 + 5। सो ये बन गया बेटा 2.5 + 5 इज 7.5 रिवॉल्यूशन। सो और फाइनल आंसर इज 7.5 रिवॉल्यूशंस। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को ये मेथड क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और मेथड है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, सो मेथड नंबर 2 की अगर मैं बात करूंगा, ये बनेगा n1 डिवाइड बाय n2 माइनस n आर्म माइनस n आर्म डिवाइड बाय T2/T1। आप जब भी दो गियर एक आर्म के साथ दिए गए हों तो ऐसी कंडीशन में इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करना है, ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला जो आपने पहले लिखा था, बस यहाँ पर आर्म को माइनस कर दिया आपने, क्योंकि आर्म यहाँ पर एडिशनल आ रही है ना, तो अब यहाँ पर आप एक नेगेटिव साइन यूज करेंगे। यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे बेटा, एक नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है यहाँ पर, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि यहाँ पर एक्सटर्नल मैशिंग है। सो माइनस n1 की अगर मैं बात करूँ, n1 की अगर मैं बात करूँ तो n1 जो है आपके पास में वो कितना है, n1 सर हमें दे रखा है 0, r 5, n2 जो हमें दे रखा है ये दे रखा है 5, T2 एंड T1, T2 आपके पास 20 है और T1 10 है, 20/10। सो ये बन गया 5 इंटू -5 इक्वल्स टू 2/1, 5 इक्वल्स टू 2 इंटू -10। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 2 इंटू इक्वल्स टू 5 + 10, so n2 equals to it is like 15/2, 7.5 रिवॉल्यूशंस। सो दोनों मेथड्स आपको पता होने चाहिए। जो मेथड नंबर 2 है वो सिर्फ जब 2 ही गियर होगा तभी वैलिड है, लेकिन जब मेथड नंबर 1 है ना, वो 2 से ज्यादा गियर होते हैं ना तब भी वैलिड होता है। एक बार बताएं बेटा, ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? एक बार बताएं सभी स्टूडेंट्स, ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हो गई। सो मुझे लगता है कि अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे सकता हूँ। आप लोग ट्राई करना चाहेंगे क्वेश्चन? जरा बताएं, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करना चाहेंगे? बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है, सो आप इससे बच नहीं सकते। ये देखिए, गियर नंबर 1, गियर नंबर 2, गियर नंबर 3। अच्छा, एक पॉइंट मैं बोलना भूल गया था, ये जो आपके पास में गियर ट्रेन है, इसको सन, इसको प्लैनेट और इसको एनुलस भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका मूवमेंट बिल्कुल उनके जैसा होता है, इस वजह से। तो कभी कभी यहाँ पर प्लैनेटरी गियर ट्रेन टर्म भी यूज हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, इसी को बोला जाता है। सो यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है, यहाँ पर आपको बोला गया नंबर ऑफ टीथ ऑन एक नंबर इज 20, नंबर ऑफ टीथ ऑन दो नंबर इज 5, 10 मान लो, 10, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। ओके, वो बोल रहा है इफ गियर नंबर 5, गियर नंबर 3 इज फिक्स्ड, गियर नंबर 3 इज फिक्स्ड, आर rotate with an speed of 100 rpm, then
the speed of गियर 1, ये आपको बताना है। सो देखिए 3 गियर आ गए तो आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि आप अब मेथड नंबर 2 इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेथड नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे। T1 एंड T2 ये अवेलेबल है पर T3 अवेलेबल नहीं है, लेकिन T3 के लिए अभी भी एक फॉर्मूला बताया गया था T1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ T2। सो T1 कितना है आपके पास में 20 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10, ये बन गया आपके पास में 40। अब देखिए बेटा यहाँ पर अगर आप लिखेंगे तो टेबल कैसे बनेगी, सबसे पहले आर, उसके बाद में गियर 1, देन गियर 2, देन गियर 3। आर्म को कितनी स्पीड देनी है 0, गियर 1 को प्लस x। अब 2 नंबर की स्पीड कैसे आएगी, 1 और 2 के बीच में रिलेशन यूज करेंगे विच इज n2 बाय n1 इक्वल्स टू t1 बाय t2, t1 बाय t2 विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। अगर विद नेगेटिव साइन है तो n2 इक्वल्स टू आपके पास में बन गया माइनस एक्स। T1 की अगर हम लोग बात करें तो ये बन गया 20, T2 की अगर हम लोग बात करें तो ये बन गया 10। सो n2 इक्वल्स टू माइनस 2x, n2 इक्वल्स टू माइनस 2x, तो ये बन गया बेटा आपके पास में माइनस 2x। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 3 नंबर के लिए तो 2 और 3 के बीच में ये रिलेशन लगाओ, n3 डिवाइडेड बाय n2 इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाय T3। अगर हम लोग देखें यहाँ पर n3 इक्वल्स टू, सो n2 की मैं बात करूँ तो बेटा ये माइनस 2x है। T2 की अगर मैं बात करूंगा तो T2 कितना दिया गया हमें 10, T3 कितना दिया गया बेटा 40। सो ये कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 2 टाइम्स, तो ये आ रहा बेटा माइनस एक्स बाई 2। अब आपको क्या करना है, आर्म को प्लस वाई देना है, x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई माइनस एक्स बाई 2 प्लस वाई। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वो बोल रहा है कि यहाँ पर गियर नंबर 3 फिक्स्ड है। सो माइनस एक्स प्लस 2 प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए आर्म की स्पीड कितनी है, आर्म की स्पीड है 100, माइनस एक्स बाई 2 प्लस 100 इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 100, x इक्वल्स टू 200, x इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 200। अब अगर हम लोग बात करें, पूछा क्या है, बोला एक नंबर की स्पीड बताओ, तो एक नंबर की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ एक नंबर इज x प्लस वाई। x कितना है आपके पास में 200, y कितना है आपके पास में 100, तो ये कितना हो गया आपके पास में 300 आरपीएम। पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये 100 अगर क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज है, अगर ये 100 काउंटर है तो ये भी काउंटर है। चलिए बेटा बताएं इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है, सभी स्टूडेंट्स एक बार बताएंगे इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है। तो क्या अभी आप क्वेश्चन ट्राई करना चाहेंगे? देखिए आप ट्राई करना चाहेंगे तभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अदरवाइज मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा ना। आप ट्राई करना चाहेंगे तो ही मैं क्वेश्चन दूंगा। ऐसा नहीं कि लाइक मैं क्वेश्चन भी दूं और आप ट्राई भी नहीं करें, आप उधर ये वेट कर रहे हो कि मैं कब सॉल्व करवाऊं और मैं ये वेट कर रहा हूं कि भाई आप कब सॉल्व करके बताएंगे। सिर्फ पवन ये बात बोल रहे हैं कि उनको क्वेश्चन ट्राई करना है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे इस चीज में। ये हमारे पास में एक गियर दिया गया है, इसके ऊपर एक छोटा सा गियर हमने और रख दिया, इसके ऊपर एक और गियर हमने रख दिया, ये देखो यहाँ पर एक और गियर हमने ये रख दिया।
इसके बजाय यहाँ लगाते हैं, ज़्यादा मज़ेदार बनेगा क्वेश्चन। अब बढ़िया लग रहा है, अब ठीक है। यहाँ पर एक आर्म लगी हुई है, ये गियर नंबर 1, ये गियर नंबर 2, ये 3 नंबर और ये आ गया 4 नंबर। आर्म है ये आपके पास में। सो गियर नंबर 1 के ऊपर टीथ है बेटा 20, गियर नंबर 2 के ऊपर टीथ दिखाई दे रहे हैं 10, गियर नंबर 3 के ऊपर अगर हम लोग टीथ देखें तो ये है 25 मान लो, और गियर नंबर 4 के ऊपर जो टीथ है वो 50 मान लो। ठीक है, आपको बोला गया है गियर speed of gear 4 equals to 100 rpm clockwise, speed of arm equals to 80 rpm काउंटर क्लॉकवाइज। अरे ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया। सो हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ गियर 1, ये बताना हमें। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया। लेकिन अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पूरे 4 से 5 मिनट दे रहा हूँ। आप सभी लोग इसे ट्राई करेंगे, टेबल बनाएं, टेबल बनाएंगे तभी मजा आएगा क्वेश्चन के अंदर। सभी स्टूडेंट्स एक बार देखिए, अगर टाइम देखेंगे तो 38 हो गया, 38 7:38 है, 43 तक का टाइम मैं आपको दूंगा। इसके बाद मैं सॉल्व करना चालू कर दूंगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं कि हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाए।
3 लोगों के आंसर आ गए हैं और लग रहा है कि आंसर, क्योंकि सेम आंसर है, सेम आंसर है, तो ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा है कि सही हो सकता है आंसर। तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ फिर। 1 मिनट और बचा है वैसे तुम्हारा अभी तक, पर मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने क्रैक कर दिया क्वेश्चन, तो सफिशिएंट टाइम मिल गया है। सबसे पहले बेटा आपको लिखना है यहाँ पर आर, उसके बाद में गियर नंबर 1। जो क्वेश्चन का की पॉइंट था वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन का की पॉइंट था कि आपको यहाँ पर गियर नंबर 2 और 3 को साथ में रखना है। क्यों रखना है सर? क्योंकि दोनों कंपाउंड गियर है, और अगर दोनों कंपाउंड गियर है तो दोनों की स्पीड सेम होगी। उसके बाद में आएगा गियर नंबर 4। सो ये बनेगा आपके पास में आर्म की स्पीड 0। यहाँ पर आर्म की स्पीड सबसे पहले 0, गियर नंबर 1 को आपको देना है +x। अब अगर मैं बात करूँ 1 और 2 की, तो 1 और 2 के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर n2 डिवाइड बाय n1 इक्वल्स टू t1 डिवाइड बाय t2 विद नेगेटिव साइन। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें n2 की, तो n2 तो फाइंड करना है। n1 की स्पीड x हो गई, t1 20 हो गया, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर T2, तो T2 हो गया 10। सो बेसिकली यहाँ पर जो N2 है वो कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये 2 टाइम्स, तो N2 इक्वल्स टू -2x। चलिए बेटा, ये बात आपने बिल्कुल सही की है, -2x। अब अगर हम लोग बात करें 3 और 4 इसके बीच में रिलेशन लगाने की, तो ये बनेगा बेटा n4 डिवाइड बाय n3 विद पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन। सो n4 इक्वल्स टू n3 की स्पीड बेटा उतनी होगी जितनी n2 की स्पीड है, लेकिन यहाँ पर जो गलती होती है वो नंबर ऑफ टीथ में होती है। सो नंबर ऑफ टीथ कितने आएंगे बेटा? 25। T4 कितना बेटा? 50। देखो 2 टाइम्स, ये आ गया -x। प्रोवाइड करवा दीजिए +y, ये बन जाएगा x प्लस वाई -2x प्लस वाई -x प्लस वाई। देखिए बेटा, अब क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वो बोल रहा है गियर नंबर 4 की स्पीड है 100। सो गियर नंबर 4 जो है, गियर नंबर 4 जो है उसकी स्पीड अगर आप देखेंगे तो वो है -x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। 100 क्लॉकवाइज है, इसलिए आपने +100 लिख दिया। अब अगर आर्म की स्पीड पुट करेंगे बेटा, आर्म की स्पीड यहाँ पर कितनी है? y कैसी है? काउंटर क्लॉकवाइज, तो -80 इक्वल्स टू 100। काउंटर क्लॉकवाइज है ना, इसलिए -80, तो -x 100 प्लस 80, सो x इक्वल्स टू -80। हमसे क्या पूछा है बेटा? गियर नंबर 1 की स्पीड। सो गियर नंबर 1 की स्पीड क्या है? x प्लस वाई। तो x कितना है बेटा यहाँ पर? x इज -180 एंड y इज -80। सो फाइनल आंसर इज -260 RPM। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। सो आप लोगों ने जो आंसर फाइंड किया था वो बिल्कुल परफेक्ट था। बहुत अच्छी बात है अगर आप बिल्कुल सही आंसर अगर फाइंड कर पा रहे हैं। जरा बताइए, इतनी बात क्लियर हुई है नहीं हुई? सभी स्टूडेंट्स एक बार बता दीजिए बेटा, इतनी बात आपको क्लियर हुई है नहीं हुई? क्लियर हो गई। चलिए एक और बड़ा मजेदार क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है जो अब मैं लिखवाने जा रहा हूँ। The annulus the annulus capital A
in the gear shown in the figure shown in the figure rotates at 300 rpm about the axis of the fixed wheel capital S, which has 80 teeth. The three armed spider is driven at 180 rpm. Determine the number of teeth. Determine the number of teeth required on the wheel कैपिटल बी. सो ये क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली आपको दिया गया है. ये बेसिकली एक नंबर आपके पास अवेलेबल है, इसको यहाँ पर कैपिटल एस बोला गया है. इसके ऊपर 3 आर्म्ड स्पाइडर लगा हुआ है. वो स्पाइडर इसलिए क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 व्हील भी अवेलेबल है. ये देखो ऐसे एक इधर भी है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है. ये तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत छोटा हो गया, क्या चक्कर है. अब ये थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है. अब ये थोड़ा सा डायग्राम को मान लेना ऐसा सही है. ये 3 आर्म्ड स्पाइडर, इसको स्मॉल ए बोला जा रहा है, इसको पी बोला जा रहा है और इसको ए बोला जा रहा है. पी पी. चलो फाइंड कीजिए क्वेश्चन. अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन को फिर से. तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. सेम प्रोसीजर है, टेबल बनाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो.
फाइंड करें और बताएं आंसर क्या मिल रहा है। चलिए, एक आंसर मेरे सामने आया है 20 रजत का, और मुझे लग रहा है रजत आपका आंसर जो है ना वो बिल्कुल सही है। सर क्या करना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए? आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना चाहिए था आर, उसके बाद में क्या लिखना चाहिए था? देखिए बेटा, उसके बाद में यहाँ पर आएगा कैपिटल एस, अब आएगा बेटा पी, देन कैपिटल ए। यहाँ पे लिखा आपने जीरो, आर को कोई स्पीड प्रोवाइड मत करो। फिर कैपिटल एस को आपने दिया प्लस एक्स, प्लस एक्स। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर P के लिए, तो P के लिए नंबर ऑफ टीथ तो आपको पता ही नहीं है। अच्छा, किस किस के टीथ पता है? आपको पता है S के ऊपर नंबर ऑफ टीथ विच इज 80। ओके, और क्या दिया गया है? द एनुलस कैपिटल ए इज इन द गियर शोन इन द फिगर रोटेट। एनुलस कैपिटल ए की स्पीड दी गई है बेटा आपको, यहाँ पर एन ए दिया गया है आपको 300 आरपीएम। अबाउट एक्सिस ऑफ द फिक्स्ड व्हील कैपिटल एस, तो ये क्या है? फिक्स्ड है, which has 80 teeth. Okay, the three armed spider is driven at, स्पाइडर की स्पीड भी दी गई है 180 आरपीएम। देखिए सेंस कहीं पर नहीं दिया गया तो सबको क्लॉकवाइज लेके चलो, ठीक है। तो आप सबसे पहले किस किस के बीच में रिलेशन लिखने वाले हैं? पी और एस के बीच में, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एन पी डिवाइड बाय एन एस इक्वल्स टू टी एस डिवाइड बाय टी पी। अच्छा, दोनों के बीच में एक्सटर्नल मैशिंग है बेटा, तो नेगेटिव साइन आएगा, तो एन पी इक्वल्स टू माइनस एक्स। टी एस कितना है? 80। टी पी कितना है आपके पास में? टी पी कितना है पता ही नहीं सर। सो एन पी इक्वल्स टू माइनस 80 बाय टी पी एक्स, माइनस 80 बाय टी पी एक्स। सिमिलरली P और A के बीच में अगर हम बात करें तो ये बनेगा एन ए डिवाइड बाय एन पी इक्वल्स टू टी पी डिवाइड बाय टी ए। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर एन ए, सो ये इंटरनल मैशिंग में कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा, सो एन ए इक्वल्स टू टी पी एन पी डिवाइड बाय टी ए। सो एन ए इक्वल्स टू, सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर टी पी,
सो व्हाट इज टीपी? टीपी तो पता ही नहीं है हमें, सो टीपी को एज इट इज रहने दो। एनपी पता है बेटा आपको, -80/TP(x) मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय सॉरी टीए। सो बेटा टीपी से टीपी कट जाएगा और जो एन ए आ रहा है वो आपके पास में आएगा -80/TA(x). सो फाइनली ये बन जाएगा आपके पास में -80 डिवाइड बाय TA(x). ये आपके पास में कंप्लीट कहानी है। उसके बाद में आर मारा प्लस वाई, देन दिस विल बी एक्स प्लस वाई, 80/TP(x) प्लस वाई -80x डिवाइड बाई TA प्लस वाई। अब क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो बोल रहा है गियर एस जो है वो फिक्स है, तो एन एस इक्वल्स टू 0, तो आप लिखेंगे बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो आप बोल सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस वाई। फिर वो बोल रहा है कि ए एनुलस जो है उसकी स्पीड आपको दी गई है आई थिंक 180, लेट मी वेरीफाई, 180, ओके। सो एन ए कितना है आपके पास में -80x डिवाइड बाई टी ए प्लस वाई इक्वल्स टू 180 -80x डिवाइड बाय टी ए। आर्म की स्पीड भी तो दी गई है आपको 180, ओहो गलत कर दिया, ये तो कितना है 300 है ना, ये 300 है बेटा, सो ये है 300, सो ये 300। सो अगर आप देखें यहाँ पर x की वैल्यू क्या बन जाएगी -80, x इक्वल्स टू माइनस वाई, और y कितना है 180, तो ये बन गया -180 डिवाइड बाई टी ए माइनस प्लस 180 इक्वल्स टू 300। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा ये आएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय टी ए इज इक्वल्स टू 120, तो 0 से 0 कट गया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 40, टी ए इक्वल्स टू 120, टी ए इक्वल्स टू, अरे 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 ये क्या हो गया, ठीक है, टी ए इक्वल्स टू 120। अच्छा एक और रिलेशन, टी ए इक्वल्स टू टी एस प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी पी। सो 120 equals to TS is 80 plus 2 times of TP. So TP equals to 120 minus 80 डिवाइड बाई 2, ये आ गया बेटा 20। किसने बताया था 20? रजत, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था रजत। एक बार सभी स्टूडेंट्स बता दीजिए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार सभी स्टूडेंट्स बता दीजिए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। रिसाइकलिंग क्लियर ट्रेन से कुछ इस तरह के बहुत अच्छे बहुत प्यारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ बेटा, एक और क्वेश्चन मैं अगर आपको बताऊं, देखिए एक गियर आपके पास में कुछ ऐसा अवेलेबल है, दूसरा गियर आपके पास में कुछ ऐसा अवेलेबल है बेटा, तीसरा गियर आपके पास कुछ ऐसा अवेलेबल है, चौथा गियर ये आपके पास में कुछ ऐसा अवेलेबल है, पांचवा गियर आपके पास में कुछ ऐसा अवेलेबल है, और ये बन गया आपके पास में एक बहुत ही प्यारा गियर ट्रेन, बहुत ही प्यारा गियर ट्रेन। क्लियर? सो यहाँ पर आपने लगा दिया एक आर्म, ये गियर है ए, ये गियर है बी, ये गियर है सी, ये गियर है डी, ये गियर है ई, ये गियर है एफ। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो नंबर ऑफ टीथ हमें दिए गए हैं वो है टी ए इक्वल्स टू 20, टी बी इक्वल्स टू 30,
टी ई इक्वल्स टू टी एफ इक्वल्स टू 10। हमें और क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बेटा? हमें यहां पर गिवन है इफ गियर ए एंड गियर डी are compound gears. If gear A and gear B are compound gears, C and D are annulus gears. Gear D is fixed and are having an speed of 100 rpm clockwise. Then find the speed of gear A. Find the speed of gear A. चलिए बताएं बेटा, गियर ए की स्पीड कितनी होगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल आप लोग ट्राई कीजिए, देखिए ट्राई करने से बिल्कुल ना घबराएं। अगर आप क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे तो ये जो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए डिज़ाइन करके लेके आ रहा हूँ, मेरा जो एफर्ट है वो टोटल वेस्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक बार सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे, सभी स्टूडेंट्स, भले गलत आंसर है कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। गियर ट्रेन इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस, पूरा गेम ही क्वेश्चन का है यहाँ पर। ट्राई कीजिए, देखिए टेबल बनाने की कोशिश कीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके काफी कॉन्सेप्ट से क्लियर कर देगा अपने आप ही। थोड़ा तो 5-7 मिनट लगेंगे जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
to 6.66 clockwise. Let's see तुषार. चलिए एक स्टूडेंट का आंसर आ गया तो फिर अब ये माना जा सकता है कि इतने टाइम में आपको क्वेश्चन ट्राई कर लेना चाहिए था. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब मैं आपको बताता हूँ. देखिए पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ डायमेंशंस को ध्यान से देखिए. रेडियस ऑफ ए 2 times of radius of E. This is radius of C. This is radius of C. Radius of C equals to radius of A plus 2 times of radius of E. तीनों आपस में मैशिंग में है तो तीनों का मॉड्यूल सेम रहेगा. सो मॉड्यूल एम टी सी बाई 2 इक्वल्स टू एम टी ए बाई 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम टी ई बाई 2. ये बन जाएगा टी सी इक्वल्स टू टी ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी ई. ये देखिए ये एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है. टी सी इक्वल्स टू टी ए की अगर मैं बात करूं, सो टी ए कितना दिया गया बेटा आपको 20 प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी ई कितना दिया गया बेटा 10. तो ये बन गया आपके पास में 40. चलिए इसी तरीके से अगर आप फाइंड करेंगे टी डी के लिए तो वो आएगा टी डी इक्वल्स टू टी बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी एफ. तो ये बन जाएगा बेटा आपके लिए टी डी इक्वल्स टू 30 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 इक्वल्स टू 50. अब देखिए अब आप बनाएंगे बेटा यहाँ पर टेबल. सो सर टेबल कैसे बनेगी? टेबल बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है. यहाँ पर आपको लिखना है बेटा आर, यहाँ पर लिखेंगे आप ए और बी, दोनों कंपाउंड इसलिए साथ में. ए से कनेक्टेड था आई थिंक ई, और ई से मैशिंग में है सी. बी से कनेक्टेड था बेटा एफ, और एफ से मैशिंग में है डी. क्लियर है? ओके, रजत का भी आंसर आ गया. ठीक है रजत, मुझे लग रहा है कि आप दोनों का आंसर सेम है तो बिल्कुल सही होना चाहिए. पवन आपका आंसर नहीं आया. नॉर्मली आप दोनों तीनों स्टूडेंट्स का आंसर आता है. सो आर्म अगर 0 स्पीड के पास में है तो ए एंड बी के पास में प्लस एक्स होगा. अब आप क्या करेंगे यहाँ पर बेटा ए और बी के बीच में, ए और सॉरी ई के बीच में रिलेशन लिखेंगे. तो ये बन जाएगा आपके लिए एन ई डिवाइड बाय एन ए इक्वल्स टू टी ए डिवाइड बाय टी ई. नेगेटिव साइन क्योंकि एक्सटर्नल मैशिंग है. सो एन ई इक्वल्स टू माइनस एक्स. टी ए कितना है बेटा 20, टी ई कितना है 10. सो एन ई इक्वल्स टू माइनस 2x. माइनस 2x. ई सी, इन दोनों के बीच में अगर आप रिलेशन लगाएंगे तो एन सी बाय, क्योंकि ये दोनों मैशिंग में है ना इस वजह से, एन ई इक्वल्स टू टी ई बाय टी सी. इंटरनल मैशिंग है, कोई नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है. एन सी इक्वल्स टू एन ई इज माइनस 2x, टी ई इज 10, टी सी इज 40. अभी अभी हमने बताया. सो एन सी इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई 2. बी एंड एफ के बीच में अगर आप लगाएंगे तो ये बनेगा बेटा, क्योंकि ये दोनों मैशिंग में है ना. सो एन एफ बाय एन बी इक्वल्स टू टी एफ, सॉरी टी बी बाय टी एफ विद नेगेटिव साइन क्योंकि मैशिंग में है. सो एन एफ इक्वल्स टू माइनस एक्स, बी इज 30, एफ इज 10. सो एन एफ इक्वल्स टू माइनस 3x. Now F and D, so this will be like ND by NF equals to, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, स्पेस प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा मुझे. अच्छा यहाँ लिख लेते हैं ना. So ND by NF equals to TF by TD. Internal matching है, so no need to assign negative sign. So this will be minus 3x, TF is 10, TD is 50. So ND equals to minus 3x by 5.
माइनस 3x/5। ओके, ईशान का भी आ गया। चलिए ईशान, वेरी गुड। सो प्लस वाई असाइन करना है बेटा यहाँ पर, x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई माइनस x/2 प्लस वाई माइनस 3x प्लस वाई माइनस 3x/5 प्लस वाई। सो अब यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़े तो अब क्वेश्चन को वापस पढ़ना पड़ेगा बेटा। सो क्वेश्चन में बोल रहा है गियर डी इज फिक्स्ड और आर्म के पास में 100 आरपीएम क्लॉकवाइज है। तो गियर डी अगर फिक्स है बेटा तो ये बन जाएगा माइनस 3x/5 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अच्छा, आर्म की स्पीड भी दी गई है 100 आरपीएम क्लॉकवाइज, तो y इक्वल्स टू 100 आरपीएम क्लॉकवाइज। सो ये बन जाएगा बेटा माइनस 3/5x इक्वल्स टू माइनस 100। सो इट विल बी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल्स टू 500/3। हमसे किसकी स्पीड पूछी है बेटा? b की स्पीड पूछी। a या b की पूछी होगी ना? a की स्पीड पूछी, वो x प्लस वाई है। सो दिस विल बी x प्लस वाई। x कितना है? x तो अभी पता चला ना 500/3 है, प्लस y कितना है? 100। सो ये आ रहा है बेटा 800/3 आरपीएम। पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स क्लॉकवाइज रहा होगा। सो आई थिंक 800/3 का मतलब यही होता होगा 266। 800/3 266.6। परफेक्ट। सो मुझे लगता है कि तुषार, रजत, ईशान एंड कावेरी, आप चारों के आंसर बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपने सॉल्व किया। इस एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में बेटा एक लास्ट वैरायटी और रह जाती है, एक लास्ट वैरायटी और रह जाती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए देखिए इस तरीके का ये प्रॉब्लम दिया गया है। इसको समझना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलूँगा कि आप लोग समझ सकते हैं इसे। मैं कोई भी हिंट नहीं दूंगा आपको। T2 इज 16, T3 इज 20, T4 इज 32, T5 इज 40। जैसा क्वेश्चन था मैं बिल्कुल वैसा का वैसा आपको मेंशन कर रहा हूँ। इसने कहा था ओमेगा आर इज इक्वल्स टू 80 रेडियन पर सेकेंड काउंटर क्लॉकवाइज। ओमेगा 5 इक्वल्स टू omega 5 equals to 100 radian per second clockwise. So what we have to calculate? omega 2। omega 2 हमें कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट कीजिए सभी स्टूडेंट्स कैलकुलेट कीजिए बेटा।
कीजिए सभी स्टूडेंट्स। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन ट्राई ना हो, आंसर नहीं आया तो एक बार ये लिख देना, सर नहीं हो पा रहा, कहीं पता चले मैं आपका वेट करता रह जाऊँ। 260 आ रही बात तो शायद तो एकदम फॉर्म में चल रहे हो यार। काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है तुषार, एक आंसर का और वेट कर लेते हैं। चलिए, मुझे लगता है सिर्फ एक ही स्टूडेंट का सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस अरेंजमेंट को समझने की जरूरत है। देखिए, आपको देखना है कि ये बता रहा है कि 2 और 3 मैशिंग में है, ये बता रहा है कि 3 और 4 कंपाउंड एक ही शाफ्ट से जुड़े हुए हैं, ये बता रहा है कि 4 और 5 मैशिंग में है। तो अगर मैं इस अरेंजमेंट को बनाऊं तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर आएगा शाफ्ट एक्सिस। तो शाफ्ट तो गियर के मिड में लगा होता है ना, तो इसके ऊपर ये देखो आधा गियर नंबर 2, इसके मैशिंग में था गियर नंबर 3, और इसके साथ कंपाउंडली कनेक्टेड था गियर नंबर 4, और 4 नंबर के साथ मैशिंग में है। और वो देखेंगे अगर आप गियर को ध्यान से, तो वो गियर नीचे की साइड आ रहा है, देखिए वो गियर नीचे की साइड आ रहा है, देख सकते हैं आप। सो वो इंटरनल मैशिंग रही होगी आपकी, तो इसको पूरा बना दो, ये और इसको भी पूरा बना दो। और आर्म को तो आप ऐसे ही लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आर्म है, ये आर्म आपकी, इसको तो एज इट इज लगा दो, ऊपर से दिखने पे ऐसे ही दिखेगी। तो ये हो गया गियर नंबर 2, ये हो गया बेटा गियर नंबर 3, 4 एंड 5। सो अगर आप यहाँ पर टेबल क्रिएट करते हैं, तो टेबल कैसे क्रिएट की जाएगी? सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा आर्म, उसके बाद में यहाँ लिखा जाएगा गियर नंबर 2, गियर नंबर 3 एंड 4 जो है वो कंपाउंड गियर्स है, देन गियर नंबर 5। आर्म को स्पीड दी जाएगी बेटा 0, आर्म को जो स्पीड आप देंगे वो आने वाली है 0। गियर नंबर 2 को स्पीड दी जाएगी +x। गियर नंबर, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड।
चलिए बेटा, ओके। सो जो टेबल आप बना रहे हैं उसमें यहाँ पर इसको प्लस एक्स प्रोवाइड करें। उसके बाद में 2 और 3 की अगर मैं बात करूँ, 2 और 3 के बीच में आपने रिलेशन लिखा होगा n3 डिवाइड बाय n2 इक्वल्स टू t2 डिवाइड बाय t3। 2 और 3 जो है वो हो 2 और 3 एक्सटर्नल मैशिंग में है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगेगा, माइनस n3 डिवाइड बाय n2। So what is n2? n2 is x, and what about t2? t2 is 16, t3 is I think 20. So n3 is equals to minus 16 by 20x. So ये बन जाएगा आपके पास में, कैंसिल आउट हो रहा, 4 से हो रहा है ये, so 4 by 5x. So n3 is minus 4x by 5. अब देखिए, अब यही रिजल्ट आप थोड़ा सा केयरफुल होके अप्लाई करें। किस किस के बीच में लगाएंगे आप ये, 4 और 5 के बीच में। तो ये बनेगा आपके पास में 4 and 5 के लिए n5 डिवाइड बाय n4 इक्वल्स टू t4 डिवाइड बाय t5। इंटरनल मैशिंग है बेटा ये, तो यहाँ पर बन जाएगा n5 इक्वल्स टू n4 तो हमें पता चल गया माइनस 4x बाई 5। t4 कितना है आपके पास 32, एंड व्हाट अबाउट t5 इज 40। सो मुझे लग रहा है कि n5 जो है वो आएगा माइनस 16x बाई 25। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? बेटा कैलकुलेशन वेरीफाई करते रहना, कहीं पर भी कैलकुलेशन मिसमैच नहीं होनी चाहिए। आंसर किसने बताया था? आंसर तुषार ने बताया था। तुषार आपका आंसर यहाँ तक मैच कर रहा है, माइनस 16x डिवाइड बाई 25। अगर यहाँ तक मैच कर रहा है तो आगे भी मैच करेगा फिर। प्लस वाई एक्स प्लस वाई माइनस 4x बाई 5 प्लस वाई माइनस 16x डिवाइड बाई 25 प्लस वाई। ओके, साइन में गलती कर दी आपने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पूरा ट्राई किया ना तो ऑलमोस्ट आपने बहुत अच्छा काम कर लिया है, लेकिन अब साइन में अगर थोड़ी बहुत गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। सो इतनी कहानी मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी। इतनी कहानी अगर आप देखेंगे बेटा तो सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार बोल दीजिए बेटा क्लियर हो गया, एक बार बोल दीजिए बेटा क्लियर हो गया यहाँ तक। वो बोल रहा है ओमेगा 5 इज 100 रेडियन। अच्छा एक और चीज देखिए, n1 बाय n2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 होता है। तो ये मैंने n में लिख दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है, रेशियो दोनों का सेम रहता है। तो उसने बोला है ओमेगा 5 इज 100, सो हमने बोला कि माइनस 16x बाय 25 प्लस y इज 100। आई थिंक क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। ओके, नाउ ओमेगा r माइनस 16x बाय 25 माइनस 80 इक्वल्स टू 100। So minus 16x divided by 25 equals to 180. So x equals to 180 multiplied by 25 divided by 60। जरा एक बार ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं आप लोग कितनी आ रही है। आई थिंक ये नेगेटिव साइन के साथ आएगी। जरा ये वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके बताएं कितनी आ रही है। 180 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 60। क्या ये माइनस 281.25 इतना आ रहा है? बिल्कुल रजत सही बता रहे हो। सो अगर बेटा इतना आ रहा है तो आप बोल सकते हो सर पूछा क्या है हमसे, पूछा है हमसे ओमेगा 2 विच इज एक्स प्लस वाई ऑलवेज। सो ओमेगा 2 इज एक्स प्लस वाई। what is x? x is minus 281.25 and what is y which is minus 80। सो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो आई थिंक ये आ रहा है माइनस 261.25 सॉरी 361.25 रेडियन पर सेकेंड। नेगेटिव साइन शोज काउंटर क्लॉकवाइज।
देखिए कैलकुलेशन आप जब भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ या कोई भी सॉल्व करवाए, कैलकुलेशन आप जब भी क्वेश्चन को नोट करें तो वेरीफाई जरूर करें, क्योंकि इस तरह का जो कैलकुलेटिव या कैलकुलेशन के अंदर जो प्रिंटिंग एरर होता है वो कभी कभी हम लोग में लिख देते हैं। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से चेक करें, ठीक है। यहाँ पर प्रोसीजर जो है वो हम पूरा फॉलो करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन सब मैंने पूछा रजत से 281 या कावेरी 281 बता रही है, अब मान लीजिए एक्चुअल में ये 171 है, तो अब मैंने 281 से सॉल्व कर दिया, तो आपको ये देखना है कि हमें डेटा खुद को भी अपनी साइड से वेरीफाई करना है। एक बार बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, क्या यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है? सो अगर यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते जाए बेटा। छोटा सा पॉइंट और बचा है इसके अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कल तो आपका मैथमेटिक्स का लेक्चर रहेगा। चलिए, सो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट देखिए, एक्चुअल में गेट में तो अभी तक इस पॉइंट से जो मैं अब लिखने वाला हूँ इससे क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता इसी साल पूछ ले हमसे, इसलिए टॉर्क इन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। देखिए, जब तक किसी भी लिंक के पास में कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता तो नेट टॉर्क जो होता है, या बोल सकते हैं समीशन ऑफ ऑल टॉर्क इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। मतलब इनपुट टॉर्क प्लस आउटपुट टॉर्क इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। हमने कहा कि अगर मैं आर्म को इनपुट देता हूँ, लाइक इसमें जितने भी लिंक है वो कौन कौन से, ए पी कैपिटल एस कैपिटल ए इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं आर्म को इनपुट देता हूँ तो आउटपुट इन दोनों पे मिलता है। अगर इसको इनपुट देता हूँ बेटा, इसको,
आउटपुट इन दोनों पे मिलता है। मतलब ये तो ना इनपुट है ना ही आउटपुट है, इसलिए इसके अंदर कोई भी टॉर्क जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिट होता है, इसका खुद का टॉर्क नहीं होता। लाइक वो खुद एक इनपुट और आउटपुट नहीं है, इसलिए उसको आप जीरो मानते हैं। तो टॉर्क से रिलेटेड एक बड़ा ही अच्छा रिजल्ट है, वो आपको ध्यान रखना है। टॉर्क इन आर, कैपिटल एस और कैपिटल ए, इनका समीशन ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो होता है, क्योंकि इनमें से कोई एक इनपुट होगा और बाकी दो जो होने वाले बेटा वो आउटपुट होने वाले हैं। अच्छा, इसी तरह से एक और रिजल्ट होता है बेटा, पावर इनपुट प्लस पावर आउटपुट इक्वल्स टू जीरो। सो अगर आप बात करें इनपुट और आउटपुट पावर की, तो लेट अस सपोज अगर आप आर्म को इनपुट दे रहे हैं तो ये इनपुट पावर, अब आउटपुट पावर किस किस के पास में होगी, टी एस ओमेगा एस प्लस टी ए ओमेगा ए इक्वल्स टू जीरो। तो एक बड़ा अच्छा रिजल्ट ये भी है। अब नॉर्मली क्या होता है कि ए जो है आपको प्रॉब्लम में फिक्स्ड ही देखने को मिलता है, ताकि आपको दूसरे गियर के ऊपर आउटपुट मिल जाए। सो जब इसको फिक्स किया जाएगा तो इसकी वजह से जो टॉर्क आपको देखने को मिल रहा है उसको बोला जाता है ब्रेकिंग टॉर्क या फिर होल्डिंग टॉर्क, एक ही बात है। सो अगर ये फिक्स है तो इसकी जो स्पीड रहेगी ओमेगा ए वो तो जीरो हो जाएगी ना। तो यहाँ पर एक और बड़ा प्यारा रिजल्ट आ जाता है, ओमेगा ए डब्ल्यू ए प्लस टी एस ओमेगा एस इक्वल्स टू जीरो। तो नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू गिवन होती है और दूसरी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है, जिसको बड़ी आसानी से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। सो ये दो रिजल्ट है जो टॉर्क से रिलेटेड है, आप लोगों को ध्यान रखने आते हैं। अगर आप लोग याद रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आती है तो आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। वैसे अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन अगर आती है तो मैं सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये जो भी केस मैंने लिखा है ये उस कंडीशन में लिखा है जब आपके पास इफिशियंसी जो है वो 100% हो। सो आप चाहो तो एक न्यूमेरिकल में इस पर दे सकता हूँ आपको, जिसको आप घर पे ट्राई कर लेना। अच्छा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, उसको आप घर पे ट्राई कर लेना आराम से। चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली गेट में आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। The number of teeth in the gear shown in the figure are as follows. Ts equals to 18, Tp equals to 24, Tc equals to 12, Ta equals to 72. P and C form a compound gear carried by the arm small a and the annular gear capital A is held stationary. Determine the speed of the output also find the holding torque required on capital A if 5 kilowatt is delivered to
capital S at 800 RPM with 100% efficiency। तो बेसिकली ये आपका प्रॉब्लम है और इसमें जो डायग्राम दिया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका गियर एस है जो कि इस शाफ्ट पे लगा हुआ है। ये आपका गियर पी है जो कि इस शाफ्ट पे लगा हुआ है। यहाँ पर एक गियर सी भी है और ये बेसिकली आपका गियर ए है जो कि फिक्स है। सो ए और सी के बीच में इंटरनल मैशिंग है, पी और सी कंपाउंड है, पी और एस के बीच में एक्सटर्नल मैशिंग है और ये हो गई आपकी आर्म। सो पूरा अरेंजमेंट बेटा मैंने आपको समझा दिया। तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें, टेबल बनाएं। सबसे पहले स्पीड के लिए टेबल बना के पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो दो रिलेशन दिए हैं इसमें से देखो एक वैल्यू आपको गिवन होगी, दूसरी फाइंड करनी है। दो वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ पर पुट कर देना, तीसरी अननोन वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। एक बार बोलेंगे सभी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो बेसिकली ये आपका गियर एंड गियर ट्रेन का चैप्टर है। अब नया चैप्टर जो है बेसिकली हम लोग अभी स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी 2 दिन हमारी मैथ्स की क्लास रहेगी। तो अगर हमने 10 मिनट नया चैप्टर पढ़ा भी तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि वो पूरा एक वीक के बाद में उसका नंबर आएगा। तो बेटर ऑप्शन है कि हम लोग मंडे को ही नया चैप्टर स्टार्ट करें। कल हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के ऊपर। तो एक बार बोल दीजिए सभी लोगों को सब कुछ क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्लास ओवर करते हैं। एक बार बोल दीजिए सभी को सब कुछ क्लियर है? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं मैथमेटिक्स के साथ में। जहाँ तक मुझे याद है शायद प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ चल रहा था, तो एक बार आप लोग बता देना कहाँ तक हो गया है, उसके बाद में हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन।